हाँ जी, सभी साथियों को नमस्कार। पशु ज्ञान वेट सब ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम वेटनरी फार्मेसी का पार्ट नंबर 7 करेंगे, जिसके अंदर हम कीमोथेरेपी के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए, कीमोथेरेपी का मतलब होता है कि जहां हम केमिकल्स की सहायता से किसी भी पशु का क्या करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। कीमो का मतलब केमिकल्स ही होता है। फादर ऑफ कीमोथेरेपी बोला जाता है पॉल एहरलिच को। तो कीमोथेरेपी के अंदर हम ऐसे केमिकल्स के बारे में पढ़ेंगे जिससे कि हम इन्फेक्शियस डिजीज का क्या करते हैं, ट्रीटमेंट्स करते हैं उन केमिकल्स की सहायता से। पॉल एहरलिच को फादर ऑफ कीमोथेरेपी क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने सबसे पहले मिथाइनिल ब्लू के अंदर पाया कि इसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज है कि यह बैक्टीरिया को ख़त्म करने का काम करती है। और इन्होंने ये पाया कि पशु के अंदर हम ऐसी ड्रग्स का यूज करते हैं जो पशु के लिए लाभदायक, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर बैक्टीरिया है वह उनको नहीं मारती, बल्कि पशु के लिए जो हार्मफुल बैक्टीरिया है उनको मारने का काम करती है। उन्होंने सबसे पहले इसके लिए किसकी खोज की थी? मिथाइलिन ब्लू की खोज की थी। और उन्होंने ऐसी ड्रग्स को जो पशु के लिए बिल्कुल लाभदायक है, वे मतलब कि ऐसी ड्रग्स जो पशु के हार्मफुल बैक्टीरिया को तो मारने का काम करती है लेकिन पशु के शरीर के ऊपर वह कोई नुकसान नहीं करती। उन्होंने ऐसी ड्रग्स को नाम दिया मैजिक बुलेट का, मतलब जादू की गोली। तो उन्होंने किसकी खोज की थी? उन्होंने खोज की थी मिथाइलिन ब्लू की। इसलिए फादर ऑफ कीमोथेरेपी बोला जाता है पॉल एहरलिच को। इसके बाद बात करते हैं हम पेनिसिलिन की। पेनिसिलिन की खोज 1928 के अंदर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की। इन्होंने क्या किया? इन्होंने स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया के ऊपर अपने क्या किए, प्रयोग किए। और उसके दौरान इन्होंने पेनिसिलिन नोटाटम फंगस की खोज की। सबसे पहले इन्होंने पेनिसिलिन की खोज की। कौन से पेनिसिलिन की? पेनिसिलिन नोटाटम की खोज की थी। किसने? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सन 1928 के अंदर। सन 1928 के अंदर। तो एंटीबायोटिक्स जो शब्द है ये सबसे पहले किसने यूज किया था? एंटीबायोटिक्स शब्द सबसे पहले सेलमान वोक्सेमैन ने यूज किया था। इन्होंने क्या किया? सबसे पहले किस एंटीबायोटिक की खोज की? इन्होंने की स्ट्रेप्टोमाइसिन की। आप इसको याद करने के लिए सेलमैन ने क्या की? स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज की। ऐसे याद रख सकते हो, सेलमैन स्ट्रेप्टोमाइसिन, सेलमैन स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? एंटीबायोटिक्स ऐसी ड्रग्स होंगी जो किसी एक प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाई जाती है और ये किसी दूसरे प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ख़त्म करने का या फिर उसकी ग्रोथ को कम करने का काम करती है। सबसे पहले हम सल्फा ड्रग्स के बारे में पढ़ते हैं। किसी भी बैक्टीरिया के लिए उसके अंदर फोलिक एसिड का निर्माण होना बहुत ज़रूरी होता है। तो एक पावा टर्म है, PABA, पावा, जिसको बोला जाता है पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड। पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड का काम क्या होगा? ये बैक्टीरिया के अंदर फोलिक एसिड के जो निर्माण है उसके लिए बहुत आवश्यक होती है। क्या? पावा। पावा बहुत ही ज़रूरी होता है किसी भी बैक्टीरिया के लिए, फोलिक एसिड के निर्माण के लिए पावा, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड बहुत ही ज़रूरी होता है। जो सल्फा ड्रग्स होंगी ये क्या करती है? बैक्टीरिया के अंदर DHFR एंजाइम होगा, उसकी जो फंक्शनिंग होगी उसको क्या कम करने का या फिर नष्ट करने का काम करती है। DHFR का मतलब क्या होगा? डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। मतलब कि इस एंजाइम की जो फंक्शनिंग होगी उसको कम करने का काम करती है क्या? सल्फा ड्रग्स। सल्फा ड्रग्स कहाँ कहाँ पर काम करती है इसके बारे में देखेंगे। सल्फा ड्रग्स GIT ट्रैक के ऊपर काम करती है। G से गट बनता है और G से ही ग्वेनाडिन बनता है। तो सल्फा ग्वेनाडिन काम करती है किसके ऊपर? GI ट्रैक के ऊपर। और स्किन के ऊपर काम करती है S से स्किन और SS से ही सिल्वर सल्फा डायाजिन। सिल्वर सल्फा डायाजिन कहाँ पर काम करती है? स्किन के ऊपर काम करती है। जले हुए घाव के ऊपर सिल्वर सल्फा डायाजिन की क्रीम यूज की जाती है। किडनी के ऊपर काम करती है कौन? सल्फाफ्यूराएजोल। सल्फाफ्यूराएजोल किडनी के ऊपर काम करती है। और सिस्टेमेटिक सल्फामाइड्स के अंदर डायरिया के ऊपर काम करती है। D से डायरिया और D से ही सल्फा डायमिडीन, ये काम करती है किसके ऊपर? डायरिया के ऊपर। तो इसके साइड इफेक्ट क्या क्या होते हैं सल्फा ड्रग के? सल्फा ड्रग के साइड इफेक्ट होंगे यह नेफ्रोटॉक्सिसिटी कर देती है, मतलब कि किडनी के अंदर टॉक्सिन रिलीज कर देती है। टॉक्सिन से क्या होगा? इससे पशु को एसिड यूरिया फिर या फिर क्रिस्टल यूरिया हो जाता है। और हिपैटोटॉक्सिसिटी का मतलब यह लीवर के अंदर टॉक्सिसिटी लाने का काम करते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ सल्फा ड्रग्स के अंदर एक ड्रग्स आएगी, उसके अंदर उसको बनाने के लिए दो ड्रग्स यूज की जाती है। जैसे कि कोट्रिम ऑक्साजोल होगा, इसके अंदर ट्राईमिथाप्रीम यूज की जाती है और सल्फा मिथाक्साजोल यूज की जाती है, जिनका रेशो 1 रेशो कितना होता है? 5 होता है।
सिनर्गिज्म का मतलब क्या होता है? सिनर्गिज्म का मतलब ये होगा कि इसके अंदर एक ही नेचर की दो ड्रग्स का यूज किया जाता है और उन दोनों ड्रग्स का रिजल्ट होगा वो उनके कुल रिजल्ट से ज़्यादा निकलता है। जैसे 2+2 यहाँ पर 4 होना था, लेकिन इनका जो कुल रिजल्ट 4 होना था, लेकिन इनका रिजल्ट कितना निकलता है? 5 निकलता है। इस ऐसी ड्रग्स को क्या बोला जाता है? सिनर्जिस्टिक ड्रग्स बोला जाता है। और सल्फा ड्रग्स का हम यूज कहाँ पर करते हैं? रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के लिए, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के लिए, मेनिंजाइटिस के लिए और डायरिया के अंदर क्या ये यूज की जाती है? सल्फा ड्रग्स यूज की जाती है। सल्फा ड्रग्स क्या की जाती है? यूज की जाती है। तो हम अब देखते हैं कि सल्फा ड्रग्स के बाद जो एंटीबायोटिक्स होंगे ये कितने प्रकार के होते हैं। एंटीबायोटिक्स दो प्रकार के होंगे, एक होंगे नैरो स्पेक्ट्रम, एक होते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम। नैरो स्पेक्ट्रम होंगे ये कम रेंज के ऊपर काम करते हैं। कहाँ पर कम काम करते हैं? कम नैरो रेंज के ऊपर काम करते हैं। और ब्रॉड स्पेक्ट्रम ब्रॉड रेंज के ऊपर काम करते हैं। ये ऐसे एंटीबायोटिक्स होंगे या तो ये ग्राम पॉजिटिव के ऊपर काम करती है या फिर ग्राम नेगेटिव के ऊपर काम करती है। जो नैरो स्पेक्ट्रम होती है या तो ये ग्राम पॉजिटिव के ऊपर काम करेगी या फिर ये ग्राम नेगेटिव के ऊपर काम करती है। जैसे कि पेनिसिलिन है, पेनिसिलिन किसके ऊपर काम करती है? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के ऊपर। और जेंटामाइसिन किसके ऊपर काम करती है? ग्राम नेगेटिव के ऊपर काम करती है। तो ग्राम पॉजिटिव के ऊपर कौन कौन सी ड्रग्स काम करती है उसके बारे में पढ़ते हैं। ग्राम पॉजिटिव के ऊपर पेनिसिलिन काम करती है। तो याद हमने कैसे किया था? पेनिसिलिन से पॉजिटिव, पेनिसिलिन पी से पॉजिटिव और पी से पेनिसिलिन। या फिर याद कर सकते हैं आप कि जिसने भी पेन उठाया वो पॉजिटिव रहता है, मतलब कि लिखित का काम करने वाला व्यक्ति हमेशा पॉजिटिव रहता है। इरिथ्रोमाइसिन अगर ईयर होंगे तो आपका शरीर का बैलेंस पॉजिटिव रहेगा, बना रहेगा। तो इरिथ्रोमाइसिन भी कहाँ पर काम करती है? पॉजिटिव बैक्टीरिया के ऊपर काम करती है। लिंकोमाइसिन मतलब कि आपके लिंक कैसे होने चाहिए? पॉजिटिव लिंक होने चाहिए किसी भी बंदे के साथ। तो लिंकोमाइसिन भी पॉजिटिव बैक्टीरिया के ऊपर काम करता है। और बेसिट्रेसिन भी पॉजिटिव बैक्टीरिया के ऊपर काम करेगा। इसका मतलब कि आपका बेस कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। ऐसी ट्रिक्स के माध्यम से आप इनको याद कर सकते हैं। जैसे कि पेनिसिलिन पेन होगा तो आप पॉजिटिव काम करेंगे, ईयर होंगे तो आपका शरीर पॉजिटिव बैलेंस रहेगा और लिंक आपके पॉजिटिव बंदों के साथ होने चाहिए और बेस आपका कैसा होना चाहिए? मजबूत होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये सभी के सभी ड्रग्स पेनिसिलिन, इरिथ्रोमाइसिन, लिंकोमाइसिन और बेसोट्रेसिन ये किसके ऊपर काम करती है? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के ऊपर काम करती है। ग्राम नेगेटिव देखिए, ग्राम नेगेटिव किसके ऊपर काम करती है? स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन और जेंटामाइसिन। इन तीनों के ऊपर ये तीनों ड्रग्स ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के ऊपर काम करती है। नेक्स्ट देखते हैं हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स वे ड्रग्स होती हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने का काम करेगी। इनकी रेंज होगी वो ब्रॉड रेंज होती है जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के साथ साथ अन्य माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी खत्म करने का काम करती है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक के अंदर आता है टेट्रासाइक्लिन, क्लोरोम्फेनिकोल, एम्पिसिलिन, अमोक्सिसिलिन और सिफेलोस्पोरिन ग्रुप की जितनी भी ड्रग्स होती है वे सब की सब ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स के अंदर आती है। अब देखते हैं हम जो दवाइयाँ होती हैं एंटीबायोटिक उनके कार्य के आधार पर, फंक्शनिंग के आधार पर वे कितने प्रकार की होंगी। एक होगी बैक्टीरियोस्टेटिक्स, एक होती है बैक्टीरियोसाइडल। बैक्टीरियोस्टेटिक्स वे ड्रग्स होती हैं जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को कम करने का काम करती है, जैसे कि टेट्रासाइक्लिन। वैसे टेट्रासाइक्लिन कैसी है? ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, लेकिन ये काम क्या करती है? ये काम करती है बैक्टीरिया की ग्रोथ को कम करने का। और इरिथ्रोमाइसिन कहाँ काम करती है? ग्राम पॉजिटिव के ऊपर। हमने याद किया था कि ईयर से क्या रहता है? बॉडी बैलेंस रहता है। तो पॉजिटिव बैक्टीरिया के ऊपर इरिथ्रोमाइसिन काम करती है। बैक्टीरियोसाइडल वे ड्रग्स होती है जो क्या करती है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने का काम करती है, जैसे कि पेनिसिलिन। पेनिसिलिन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को मारने का काम करती है। जेंटामाइसिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्राम नेगेटिव को मारने का काम करती है। स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज किसने की थी? सबसे पहले हमने पढ़ा था सेलमान ने की थी। किसने की थी? सेलमान ने की थी। नेक्स्ट देखते हैं ऐसी ड्रग्स जो बैक्टीरिया की सेल वॉल के ऊपर काम करती है, वे होती है पेनिसिलिन। हमने पेन से कहाँ पर या फिर पेंसिल से हमने कहाँ पर लिखा? वॉल के ऊपर लिखा, दीवार के ऊपर लिखा। तो पेनिसिलिन कहाँ पर काम करती है? सेल वॉल के ऊपर काम करती है। और सिफेलोस्पोरिन, सिफेलोस्पोरिन भी कहाँ पर काम करती है? सेल वॉल के ऊपर काम करती है। सिफेलोस्पोरिन सेल और सेल वॉल, सिफेलोस्पोरिन। इसके बाद आती है राइबोसोम 50S के ऊपर कौन कौन सी ड्रग्स काम करती है? क्लोरम्फेनिकोल और मैक्रोलाइड ग्रुप की जितनी भी ड्रग्स होती है, जैसे कि टाइलोसिन, ये सभी की सभी ड्रग्स किसके ऊपर काम करती है? राइबोसोम
50S के ऊपर काम करती है। और राइबोसोम 30S के ऊपर कौन कौन सी काम करती है? 30S के ऊपर काम करेगी टेट्रासाइक्लिन ग्रुप की ड्रग्स और जेंटामाइसिन और नियोमाइसिन। जेंटामाइसिन और नियोमाइसिन ड्रग्स को अमाइनो ग्लाइकोसाइड ग्रुप भी बोला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं जो डीएनए एंजाइम्स को इनहिबिट करने का काम करती है, डीएनए के ऊपर काम करेगी। डीएनए के अंदर गायरेज नामक एंजाइम को क्या करती है? ये नष्ट करने का काम करती है, गायरेज नामक एंजाइम को। तो जो इसके ऊपर जो डीएनए के ऊपर काम करती है वे कौन सी ग्रुप करती है? फ्लोरोक्विनोन ग्रुप्स काम करती है, जिसके अंदर आती है एनरोफ्लोक्सासिन और सिप्रोफ्लोक्सासिन। एनरोफ्लोक्सासिन सेकंड जनरेशन का एंटीबायोटिक है, लेकिन लियोफ्लोक्सासिन कौन सी? थर्ड जनरेशन का एंटीबायोटिक है लियोफ्लोक्सासिन। और आरएनए के ऊपर काम करता है रिफाम्पिन। किसके ऊपर? आरएनए के ऊपर कौन सा काम करता है? रिफाम्पिन काम करता है। नेक्स्ट देखते हैं हम जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर कौन काम करता है? सेल मेम्ब्रेन के ऊपर काम करते हैं पोलीमिक्जिन। पोलीमिक्जिन किसके ऊपर काम करती है? सेल मेम्ब्रेन के ऊपर पोलीमिक्जिन काम करती है। और माइकोलिक जो एसिड है उसको बनाने के लिए जो उसको बनने से रोकता है, उसको कौन रोकता है? उसको रोकता है इसोनियाजिड। इसोनियाजिड और टीबी के अंदर यह सबसे प्रभावी ड्रग होती है इसोनियाजिड। याद रख सकते हैं आप, सोनिया जिद कर रही थी माइक के जाने की, तो माइकोलिक एसिड के ऊपर इसोनियाजिड टीबी के ऊपर काम करती है। अब देखते हैं हम बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन के बारे में। ग्रुप्स कौन कौन से होते हैं? एक होता है पेनिसिलिन ग्रुप। पेनिसिलिन ग्रुप के अंदर हम देखते हैं कि जो पेनिसिलिन जी होता है वो उसका नाम होता है बेंजाइल पेनिसिलिन। क्या होता है? बेंजाइल पेनिसिलिन। और सबसे पहले जो पेनिसिलिन खोजा गया था वो था पेनिसिलिन जी, और पेनिसिलिन जी का नाम क्या है? बेंजाइल पेनिसिलिन है। और पेनिसिलिन जी को जो स्टोमक के अंदर HCl बनता है, जो पैराइटल सेल्स के द्वारा बनाया जाता है, वो क्या कर देती है? नष्ट कर देती है पेनिसिलिन जी को। पेनिसिलिन जी को नष्ट कर देती है जो स्टोमक के अंदर HCl होता है। और सबसे पहले कौन खोजा गया था? सबसे पहले पेनिसिलिन जी खोजी गई थी। इसके बाद आता पेनिसिलिन वी। पेनिसिलिन वी के बारे में देखिए, इसको हम फिनोक्सी मिथाइल पेनिसिलिन भी बोलते हैं। और यह पेट के अंदर जो HCl हाइड्रोजन क्लोराइड होता है उसके द्वारा नष्ट नहीं होता। जैसे पेनिसिलिन जी तो नष्ट हो गई थी, लेकिन पेनिसिलिन वी है यह HCl से नष्ट नहीं होता। तो यह नष्ट किससे होगा? यह नष्ट होगा पेनिसिलिनेज एंजाइम्स के द्वारा। किसके द्वारा? पेनिसिलिनेज एंजाइम के द्वारा यह क्या होता है? नष्ट होता है। इसके बाद आता है हमारा क्लोक्सासिलिन और डाइक्लोक्सासिलिन। डाइक्लोक्सासिलिन ना तो HCl से ख़त्म होता और न ही पेनिसिलिनेज एंजाइम से ख़त्म होता। नेक्स्ट देखते हैं हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। ब्रॉड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन कौन से होते हैं? अमोक्सिसिलिन और एम्पिसिलिन। ये क्या होते हैं? ब्रॉड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन होते हैं। सिफेलोस्पोरिन ग्रुप के अंदर 4 जनरेशन आती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट के अंदर आता है सिफेलिक्जिन, और सेकंड के अंदर आता है सीफोप्रोक्जिम, और थर्ड के अंदर आता है सीफोपैराक्सोम और सेप्टियोफर। इसके अलावा सेप्टिजोक्सिम, इसके अलावा सेप्ट्रियाक्सोन। ये किसके अंदर आता है? थर्ड जनरेशन के अंदर आता है। और फोर्थ जनरेशन के अंदर आएगा आपका सीफेपाइन। क्या आता है? सीफेपाइन आता है। जैसे हम एंटीबायोटिक मोस्टली अब रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर के अंदर यूज करते हैं सेप्टियोफर, तो सेप्टियोफर है थर्ड जनरेशन का। और सीफेपाइन है फोर्थ जनरेशन का। सीफेपाइन कौन सी जनरेशन का है? फोर्थ जनरेशन का। और सीफ्यूरोक्जिम होता है आपका सेकंड जनरेशन का, और सीफालेक्जिन होता है फर्स्ट जनरेशन का। नेक्स्ट देखते हैं हम अमाइलोग्लाइकोसाइड ग्रुप। अमाइलोग्लाइकोसाइड ग्रुप के अंदर आता है जितनी भी ग्राम नेगेटिव के ऊपर काम करने वाली ड्रग्स होंगी, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के ऊपर काम करती है, जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन, नियोमाइसिन और अमीकासिन। ये क्या आ जाते हैं? आपके अमाइनोग्लाइकोसाइड्स ग्रुप के अंदर आ जाती है। नेक्स्ट देखते हैं हम टेट्रासाइक्लिन ग्रुप के अंदर कौन कौन सी आती है? क्लोर टेट्रासाइक्लिन आती है आपकी, स्ट्रेप्टोमाइसिस आती है, इसके अलावा आपकी ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन ये टेट्रासाइक्लिन ग्रुप के अंदर सबसे पहला आता है क्लोर टेट्रासाइक्लिन।
क्लोरटेट्रासाइक्लिन। और क्लोरटेट्रासाइक्लिन हमें कहाँ से मिलता है? ये मिलता है स्ट्रेप्टोमाइसिस ओरियोफेसियनस फंगस से मिलती है। क्या? स्ट्रेप्टोमाइसिस। क्लोरटेट्रासाइक्लिन जो टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक्स की जो ग्रुप है उसके अंदर सबसे पहले मिलता है क्लोरटेट्रासाइक्लिन। और ये क्लोरटेट्रासाइक्लिन हमें मिलता है स्ट्रेप्टोमाइसिस ओरियोफेसियनस फंगस से। और जो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन होता है ये मिलता है हमें स्ट्रेप्टोमाइसिस रिमोसस से। ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन किससे मिलता है? स्ट्रेप्टोमाइसिस रिमोसस से, रिमोसस फंगस से। इसके अलावा टेट्रासाइक्लिन के अंदर आती है टेट्रासाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन और मिनोसाइक्लिन। नेक्स्ट देखते हैं हम मैक्रोलाइड ग्रुप की ड्रग्स कौन कौन सी होती है। मैक्रोलाइड के अंदर आता है आपका टाइलोसिन जो कि माइकोप्लाज्मा के ऊपर काम करती है। इसके अलावा इरिथ्रोमाइसिन, अजीथ्रोमाइसिन, ये सारी की सारी किसकी ड्रग्स है? मैक्रोलाइड ग्रुप की ड्रग्स है। इरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, रोक्सीथ्रोमाइसिन और टाइलोसिन काम करती है किसके ऊपर? माइकोप्लाज्मा के ऊपर। नेक्स्ट आता है आपका फ्लोरोक्विनोलोन ड्रग्स की जो ग्रुप की ड्रग्स है उसके अंदर आता है आपकी सिप्रोफ्लोक्सासिन, एनरोफ्लोक्सासिन, नोरफ्लोक्सासिन और लिवोफ्लोक्सासिन। लिवोफ्लोक्सासिन थर्ड जनरेशन की है और एनरोफ्लोक्सासिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन और नोरफ्लोक्सासिन ये सेकंड जनरेशन की है। खास बात ये होगी कि जो एनरोफ्लोक्सासिन है ये सबसे अच्छा काम करता है रेस्पिरेटरी ट्रैक के ऊपर। और हॉर्सेज के अंदर ये ड्रग्स यूज नहीं की जाती, एनरोफ्लोक्सासिन साल्ट यूज नहीं किया जाता हॉर्सेज के अंदर, जैसे एस्प्रिन यूज नहीं किया जाता किसके अंदर? कैट्स के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं हम क्लोरमफेनिकोल ग्रुप। क्लोरमफेनिकोल ग्रुप के अंदर आपका आता है क्लोरमफेनिकोल जो कि माइकोप्लाज्मा के संक्रमण में जैसे टाइलोसिन काम करता है उसी प्रकार से माइकोप्लाज्मा के ऊपर क्लोरमफेनिकोल व टेट्रासाइक्लिन ड्रग्स भी यूज की जाती है। नेक्स्ट आता है पॉलीपेप्टाइड ग्रुप। पॉलीपेप्टाइड ग्रुप के अंदर आपकी बेसिट्रेसिन जो कि बैसिलस सबटिलस नामक बैक्टीरिया से मिलती है। इसके अलावा पोलीमिक्जिन जो कि बैसिलस पोलीमिक्जा बैक्टीरिया से मिलती है। ये ड्रग्स पॉलीपेप्टाइड ग्रुप के अंदर आती है। तो हम देखते हैं कि एंटीबायोटिक्स होते हैं उनके साइड इफ़ेक्ट क्या क्या हो सकते हैं। एंटीबायोटिक्स जैसे पेनिसिलिन ग्रुप है उसके एंटीबायोटिक्स देने से क्या हो जाता है? एलर्जी हो जाती है, एनाफाइलिटिक शोक हो जाता है। ज़्यादा मात्रा के अंदर जब एलर्जी हो जाती है तो उसको बोला जाता है एनाफाइलिटिक शोक। और क्या हो सकती है पेनिसिलिन ग्रुप से? इसके अलावा नेक्स्ट देखिए अमीनोग्लाइकोसाइड की टॉक्सिसिटी से ओटोटॉक्सिसिटी हो जाती है। ओटोटॉक्सिसिटी का मतलब क्या होगा? जो क्रैनियल नर्व्स होती है वो नष्ट हो जाती है जिससे कि क्या आ जाता है? बहरापन आ जाता है पशु के अंदर। इसके अलावा नेफ्रोटॉक्सिसिटी हो सकती है। क्या हो सकती है? किडनी की टॉक्सिसिटी हो सकती है। टेट्रासाइक्लिन ग्रुप के अंदर क्या हो सकता है? टेट्रासाइक्लिन ग्रुप की एंटीबायोटिक्स देने से टीथ और जो बोन्स होती है उसके अंदर कैल्शियम, टीथ और बोन्स की जो कैल्शियम होगी उसके साथ टेट्रासाइक्लिन ग्रुप की ड्रग्स जुड़कर उसका क्या कर देती है? कलर चेंज कर देती है और ये क्या हो जाती है? भूरे रंग के या हड्डियाँ भूरे रंग की हो जाती है। टेट्रासाइक्लिन ड्रग्स को देने से पहले ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि ये ड्रग्स कभी भी दूध के साथ नहीं देनी चाहिए, हमें कभी भी दूध के साथ नहीं देनी चाहिए। और टेट्रासाइक्लिन ड्रग्स को आईवी देने से ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है? लो हो जाता है। नेक्स्ट टर्म देखते हैं हम सुप्रा इन्फेक्शन। सुप्रा इन्फेक्शन का मतलब क्या होगा? अगर हम किसी भी एंटीबायोटिक ड्रग को पशु को दे रहे हैं और वो ड्रग्स हमने ज़्यादा मात्रा के अंदर दे दी तो पशु को क्या हो जाता है? जो उसको इन्फेक्शन है उसके अलावा अन्य इन्फेक्शन और हो जाता है जिसको क्या बोला जाता है? सुप्रा इन्फेक्शन बोला जाता है। किसी भी पशु को एंटीबायोटिक ड्रग्स अगर हमने ज़्यादा दे दी तो जो इन्फेक्शन है जिसके लिए हमने एंटीबायोटिक्स दी है उसके अलावा पशु को और इन्फेक्शन हो जाता है जिसको सुप्रा इन्फेक्शन बोलते हैं। जैसे टेट्रासाइक्लिन ड्रग आप देते हो पशु को ओरली तो इससे क्या हो जाएगा? पशु को डायरिया हो जाता है। डायरिया होने से पशु की जो इंटेस्टाइन होगी वहाँ पर क्या हो जाता है? इन्फ्लेमेशन हो जाता है, पशु को एंट्राइटिस हो जाती है। नेक्स्ट टर्म देखते हैं हम एप्लास्टिक एनीमिया। एप्लास्टिक एनीमिया क्या होता है? एप्लास्टिक एनीमिया का मतलब क्या होगा? जब हम क्लोरमफेनिकोल ग्रुप की जो ड्रग्स होती है वो पशु को दे देते हैं इससे क्या हो जाता है? बोन मैरो नष्ट हो जाएगा। बोन मैरो के नष्ट होने से
बोन मैरो के नष्ट हो जाने से आरबीसी बनना क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। इसको क्या बोला जाता है, एप्लास्टिक एनीमिया बोला जाता है। ऐसे एनीमिया को एप्लास्टिक एनीमिया बोला जाता है। बी लैक्टम रिंग्स होती है, ये किस ग्रुप की ड्रग्स के अंदर देखने को मिलती है, पेनिसिलिन और सिफेलोस्पोरिन ग्रुप्स के अंदर बी लैक्टम रिंग्स देखने को मिलती है। नेक्स्ट देखते हैं हम आइडियल एंटीबायोटिक्स कौन सी होती है। आइडियल एंटीबायोटिक्स वे एंटीबायोटिक्स होंगी जो ब्रॉड रेंज के ऊपर काम करती है, जो क्या हो, खरीदने में आसानी हो, सस्ती हो, उनकी जो ड्रग रेजिस्टेंस है वो क्या हो, कम हो। ड्रग रेजिस्टेंस का मतलब क्या होगा, अगर हम बार बार एक ही एंटीबायोटिक को यूज करते हैं, इससे क्या हो जाएगा, जो शरीर के अंदर माइकोबैक्टीरियम या फिर माइको ऑर्गेनिज्म होते हैं वे उस एंटीबायोटिक के प्रति क्या हो, रेजिस्टेंस पैदा कर लेते हैं अपने शरीर के अंदर। इससे क्या होगी, वो उस बैक्टीरिया के ऊपर वो एंटीबायोटिक अच्छे से काम नहीं कर पाती, उसको बोला जाता है ड्रग रेजिस्टेंस। तो एंटीबायोटिक्स के अंदर ये ब्रॉड रेंज के ऊपर काम करने वाली होनी चाहिए अच्छी एंटीबायोटिक, सस्ती होनी चाहिए, ड्रग रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए, साइड इफेक्ट नहीं होने चाहिए, और आसानी से क्या हो जाना चाहिए, शरीर के अंदर एब्जॉर्ब हो जानी चाहिए। और इसके अलावा ये कैसी होनी चाहिए, बैक्टीरियोसाइडल होनी चाहिए। तो जो ड्रग्स हम देते हैं, इसके अलावा यह पशु के ऊपर किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है कि कितनी डोजेस देनी चाहिए हमें, ये डिपेंड करती है बॉडी वेट के ऊपर। अगर बॉडी वेट ज़्यादा है तो हमें ज़्यादा ड्रग्स देनी पड़ेगी, बॉडी वेट कम है तो कम देनी पड़ेगी। ये डिपेंड करता है एज के ऊपर। अगर एज ज़्यादा है तो पशु को ज़्यादा ड्रग्स देनी पड़ेगी, एज कम है तो पशु को कम ड्रग्स देनी पड़ती है। ये डिपेंड करता है सेक्स के ऊपर। अगर फीमेल है तो वहाँ पर हम मेल की कंपैरिजन में, जैसे मेल के अंदर मान लीजिए 100% हमने ड्रग्स दी, तो फीमेल के अंदर हम उस ड्रग्स का 85% हिस्सा ही यूज करते हैं। इसके अलावा यह डिपेंड करती है स्पीशीज़ के ऊपर। स्पीशीज़ के ऊपर कैसे, जैसे कि एंड्रोफ्लोक्सासिन, एंड्रोफ्लोक्सासिन हॉर्सेज के अंदर क्या होती है, हम हॉर्सेज के अंदर एंड्रोफ्लोक्सासिन का यूज नहीं करते। ऐसे ही जैसे एस्प्रिन है, एस्प्रिन को हम यूज नहीं करते किसके अंदर, कैट्स के अंदर। एंड्रोफ्लोक्सासिन फ्लोरोक्विनिलोन ग्रुप्स की जो ड्रग्स होती है उसको एंड्रोफ्लोक्सासिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन, नोरफ्लोक्सासिन, ये उसके अंदर आता है, फ्लोरोक्विनिलोन। नेक्स्ट देखते हैं हम MgSO4। MgSO4 देखिए, MgSO4 को अगर आप 10% इसका सोल्यूशन IV देते हैं तो यह यूथनेशिया में काम करता है, डॉग्स के अंदर यूथनेशिया का मतलब होता है पेनलेस किलिंग। अगर आप इसको ओरली देते हैं तो यह परगेटिव का काम करेगा, मतलब कि पशु को डायरिया लाने का काम करता है। अगर आप MgSO4 को स्किन के ऊपर यूज करते हैं तो आप इसको एंटी इन्फ्लेमेटरी के रूप में यूज कर सकते हैं। MgSO4 को अगर आप कम मात्रा के अंदर दोगे तो यह लैक्सेटिव का काम करेगा, और अगर आप MgSO4 को ज़्यादा मात्रा में देते हो तो यह परगेटिव का काम करती है, मतलब कि पशु को डायरिया लाने का काम करेगी। जैसे बार्बिचूरेट होता है, बार्बिचूरेट को अगर आप बहुत ही कम मात्रा के अंदर यूज करते हैं तो यह सेडेटिव का काम करती है, पशु को शांत करने का काम करती है बिना नींद लाए। हिप्नोटिक्स का मतलब कि अगर थोड़ी मात्रा बढ़ा दी जाए तो यह हिप्नोटिक्स कर काम करेगी, मतलब कि कम मात्रा के अंदर नींद लाने का काम करती है और पशु को शांत करने का काम करती है। और नारकोटिक्स का मतलब क्या होगा, यह पशु को नींद में लेकर आने का काम करती है। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट टर्म होगी आपकी, नेक्स्ट आपका आइडियोसाइनरग्रेसी। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब आपका ये होगा कि ये ऐसी ड्रग्स होती है, ऐसी ड्रग्स होंगी, आयोडोसिनक्रेसी बोला जाता है इनको, क्या बोला जाता है, आयोडोसिनक्रेसी बोला जाता है। अलग अलग एनिमल्स के अंदर जो ड्रग्स होती हैं वे अलग अलग प्रकार से दी जाती है। कैसे, मान लीजिए डॉग्स है, डॉग्स के अंदर उस ड्रग्स की जो मात्रा होगी वह कम होगी एज कंपैरिजन टू कैटल, कैटल के अंदर वही ड्रग्स उसी बीमारी के अंदर ज़्यादा मात्रा के अंदर दी जाती है। कुछ ऐसे पशु होंगे वे उस ड्रग्स के प्रति क्या रहते हैं, वह ड्रग्स उनके अंदर यूज नहीं की जाती, जैसे कि हमने पढ़ा कि एंड्रोफ्लोक्सासिन, तो उस टर्म को बोला जाता है आपका आयोडोसिनक्रेसी, आयोडोसिनक्रेसी। इसके अलावा नेक्स्ट आता है, कुछ ऐसी ड्रग्स होंगी जो पशु को खाली पेट दी जाती है, कि अगर पशु ने खाना खा रखा तब उस ड्रग्स का यूज करते हैं तो वह कम काम करती है, अगर पशु खाली पेट है तो वह ज़्यादा असर करेगी, जैसे कि एल्बेंडाजोल और फेनबेंडाजोल। यही बात, इसीलिए अगर आप कभी हॉस्पिटल के अंदर डिवॉर्मिंग लेने जाते हैं तो आपको पशु चिकित्सक ये कहता है कि
ये जो डिवॉर्मिंग है आपको पशु को जैगरी के साथ या फिर कहने का मतलब गुड़ के साथ खाली पेट सुबह देनी है, खाली पेट सुबह देनी है, क्योंकि खाली पेट पे ही डिवॉर्मिंग सबसे ज़्यादा काम करती है। बैरियर्स के बारे में देखिए, बी बैरियर्स का मतलब क्या है, ब्लड ब्रेन बैरियर। ऐसी ड्रग्स जो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्या कर देती है, क्रॉस कर देती है, जैसे क्लोरमफेनिकोल। BTB ब्लड टेस्टिज बैरियर, ब्लड टेस्टिज बैरियर। और इसके अलावा प्लेसेंटा जो प्लेसेंटा को क्या कर देती है, क्रॉस कर देती है, जैसे कि टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन ऐसी ड्रग्स ये क्या कर देती है, ट्रेटोजेनिक का काम करती है, मतलब कि एबनॉर्मलिटीज लाने का काम करती है फीटस के अंदर जो वूम के अंदर बन रहा है। तो ये थी हमारी कीमोथेरेपी। इसके अंदर जो जो मेन पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। तो नेक्स्ट आता है हमारा टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी के बारे में देखिए, टॉक्सिकोलॉजी क्या होती है, ये फार्माकोलॉजी की ऐसी ब्रांच होगी जिसके अंदर हम टॉक्सिन की स्टडी करते हैं। टॉक्सी का मतलब टॉक्सिन, लॉजी का मतलब स्टडी। इसके अंदर हम पढ़ेंगे LD50। LD50 का मतलब क्या होगा, लिथल डोज 50। इसके अंदर हम 100 पशु लेते हैं जो कि हेल्दी है, उसको ये लिथल डोज देते हैं। लिथल डोज देने के बाद हमें देखने को मिलता है कि 50 पशु क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो लिथल डोज ऐसी ड्रग्स होंगी, अगर हम इन टॉक्सिन्स का यूज एक 100 स्वस्थ पशुओं के ऊपर करते हैं, 100 हेल्दी एनिमल्स के ऊपर करते हैं, तो उसके अंदर से 50 एनिमल्स क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। लिथल डोज 50 की 100 पशुओं के ऊपर यूज किया और 50 पशु मर गए। ED50 का मतलब क्या होता है, ED50 का मतलब होता है इफेक्टिव डोज। क्या होता है, इफेक्टिव डोज, कि 100 बीमार पशु थे उनके ऊपर हमने यूज की, तो इन ड्रग्स ने क्या किया, 50 पशुओं को ठीक कर दिया। टॉक्सिन्स कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि जू टॉक्सिन। जू टॉक्सिन्स के अंदर ये वो टॉक्सिन्स होते हैं जो कि हमें एनिमल से मिलते हैं, जैसे कि बूफोटॉक्सिन। बूफोटॉक्सिन क्या काम करता है, यह बूफोटॉक्सिन फ्रॉग से मिलता है, किससे मिलता है, फ्रॉग से, यानी कि मेंढक से मिलता है, और यह काम करता है कार्डियोटॉक्सिक का। किसका, कार्डियोटॉक्सिक का। एक होता है विनोम। विनोम का मतलब क्या होगा, जो जहरीले एनिमल्स होते हैं उनकी जो टॉक्सिन्स ग्लैंड्स होती है, वहाँ से हमें ये है क्या मिलता है, टॉक्सिन्स मिलता है। क्या मिलता है, टॉक्सिन्स मिलता है, जैसे कि स्नेक विनोम, स्नेक विनोम। इसके बाद आता है फाइटोटॉक्सिन, जो प्लांट से मिलते हैं, जैसे कि रीसिन। रीसिन कहाँ मिलता है, कैस्टर प्लांट्स के अंदर मिलता है। ध्यूरिन ये कहाँ पर मिलता है, सोरगम के अंदर। और अर्बिन, अर्बिन मिलता है किसके अंदर, रति के जो पौधे होते हैं वहाँ पर मिलता है। इसके अलावा आता है माइकोटॉक्सिन। माइकोटॉक्सिन के अंदर, जैसे कि माइकोलॉजी किसको बोला जाता है, फंगस की स्टडी को माइकोलॉजी बोला जाता है। तो माइकोटॉक्सिन के अंदर आता है एस्परजिलस। एस्परजिलस के अंदर एफ्लाटॉक्सिन के बारे में पढ़ेंगे। माइकोटॉक्सिन क्या होंगे, ऐसे टॉक्सिन जो किससे मिलते हैं, फंगस से मिलते हैं। और एस्परजिलस जो फंगस होता है उससे क्या मिलता है, एफ्लाटॉक्सिन मिलता है। और एफ्लाटॉक्सिन के अंदर जो एफ्लाटॉक्सिन B1 होता है, यह सबसे क्या होगा, सबसे खतरनाक होता है, और इससे क्या हो जाता है, कार्साइनोजेनिक, मतलब कि लीवर कैंसर करने का काम करता है एफ्लाटॉक्सिन B1। ग्राउंड नट के अंदर यह सबसे ज़्यादा मिलता है एफ्लाटॉक्सिन। बैक्टीरियल टॉक्सिन्स के अंदर आता है आपका एक्सोटॉक्सिन और एंडोटॉक्सिन। एक्सोटॉक्सिन जो वे टॉक्सिन होंगे जो कि ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया होते हैं उनसे मिलते हैं, और एंडोटॉक्सिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से मिलते हैं। मेटल की टॉक्सिसिटी देखते हैं, मेटल की टॉक्सिसिटी से क्या क्या हो सकता है, जैसे कि अर्सेनिक है। अर्सेनिक जो मेटल होगा इसका यूज करते हैं हम, जैसे कि चूहे मारने की दवाइयों के अंदर, वेडिसाइड के अंदर, पेस्टिसाइड्स के अंदर। इसकी जो टॉक्सिसिटी हो जाती है, इससे क्या हो जाती है, स्टैगरिंग हो जाती है। स्टैगरिंग के साथ साथ एक्यूट स्टोमक पेन, मतलब कि अचानक से पेट के अंदर दर्द और पशु का लड़खड़ाना, ऐसी टॉक्सिसिटी किसके कारण होती है, अर्सेनिक के कारण होती है। और अर्सेनिक का जो एंटीडोट होता है वो क्या होता है, बाल होता है, BAL का मतलब क्या होगा, ब्रिटिश एंटी लेविसाइट, या फिर सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट, अर्सेनिक का एंटीडोट क्या होगा, सोडियम थायोसल्फेट। नेक्स्ट आता है हमारा लेड पॉइजनिंग। लेड पॉइजनिंग कब होती है, अगर पशु पेंट खा ले या फिर ग्रीस खा ले। इसके अलावा जो भी व्हीकल्स होते हैं उनके स्मोक से उसके अंदर क्या हो जाती है, लेड पॉइजनिंग हो जाती है। लेड पॉइजनिंग को प्लम्बिज्म भी बोला जाता है। टॉक्सिसिटी होने के बाद एक्स्ट्रा सलाइवेशन देखने को मिलती है और पशु दीवार पर चढ़ने की कोशिश करता है। एंटीडोट क्या होगा, पीबी का एंटीडोट होता है CA। पीबी का क्या होता है, CA, मतलब कि
कैल्शियम EDTA, कैल्शियम EDTA। कॉपर की टॉक्सिसिटी होने से ग्रीनिश डायरिया हो जाता है। पशु को एंटीडोट के रूप में हम क्या यूज करते हैं, मोलिबेडिनम यूज करते हैं। सेलिनियम देखिए, सेलिनियम मिलता है सेलिनीफेरस प्लांट से। अगर एक्यूट कंडीशंस के अंदर देखें, एक्यूट पॉइजनिंग के अंदर देखें, एक्यूट पॉइजनिंग के अंदर पेट दर्द होता है या फिर क्या हो जाता है, आफरा हो जाता है, ब्लोट हो जाता है। सब एक्यूट के अंदर ब्लाइंड स्टैगर्स हो जाती है, ब्लाइंड स्टैगर्स हो जाती है। और क्रोनिक के अंदर एल्कलाई डिजीज देखने को मिलती है सेलेनियम की किसे टॉक्सिसिटी से, सेलेनियम की टॉक्सिसिटी से। जो फ्लोरीन टॉक्सिसिटी होती है, फ्लोरीन टॉक्सिसिटी से क्या हो जाता है, फ्लोरीन की कमी से डेंटल कैरीज बन जाता है, डेंटल कैरीज हो जाता है। और एंटीडोट के रूप में हम एल्यूमिनियम सल्फेट का यूज करते हैं। फास्फोरस देखिए, फास्फोरस की जो टॉक्सिसिटी होगी, पहली बात तो ये, जब फास्फोरस की टॉक्सिसिटी किससे होती है, पटाखों के धुएं से या फिर बारूद से होती है। और टॉक्सिसिटी होने से पशुओं को क्या हो जाती है, वोमिटिंग हो जाती है। और वोमिटिंग के अंदर लहसुन जैसी गंध क्या होगी, उसके अंदर से आएगी, उल्टी के अंदर से, फास्फोरस की पॉइजनिंग के अंदर। और फास्फोरस डॉग्स के अंदर वोमिटिंग के लिए एपोमोर्फिन का यूज किया जाता है, एपोमोर्फिन का यूज किया जाता है। फास्फोरस की टॉक्सिसिटी से क्या हो जाता है, उल्टियाँ लगती है, जिसके अंदर लहसुन जैसी गंध आती है, लहसुन जैसी क्या आती है, गंध आती है। इसके बाद आता है नाइट्रेट टॉक्सिसिटी। नाइट्रेट टॉक्सिसिटी से क्या हो जाता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है, शरीर नीला पड़ जाता है, जिसको साइनोसिस भी बोला जाता है। इसके अंदर क्या होगा, हीमोग्लोबिन नाइट्रेट से क्या कर लेती है, रिएक्शन कर लेती है और क्या बना देती है, मिथमोग्लोबिन बना देती है, जो ऑक्सीजन को ले जाने के लिए कैपेबल नहीं रहती। तो पशु का जो शरीर है कैसा पड़ जाता है, ब्लू पड़ जाता है। नाइट्रेट पॉइजनिंग सबसे ज़्यादा, ओट जई अगर पशु को खिलाते हो, गिली जई अगर पशु को खिलाते हो, तो वहाँ पर नाइट्रेट पॉइजनिंग देखने को मिलती है। एंटीडोट क्या होगा नाइट्रेट का, एंटीडोट होगा मिथाइलिन ब्लू। क्या होगा, मिथाइलिन ब्लू। और मिथाइलिन ब्लू ही पॉल एहरलिख ने सबसे पहले खोजा था, जिसके कारण इनको फादर ऑफ कीमोथेरेपी बोला जाता है। नग्ज वोमिका की जब टॉक्सिसिटी हो जाती है तो हम KMNO4 का यूज करते हैं। ऑक्जेलेट पैडिस्ट्रा, मतलब कि धान की जो स्ट्रा होती है, धान की जो तूड़ी होगी, उसके अंदर ऑक्जेलेट सबसे ज़्यादा होता है। और इसका एंटीडोट क्या होगा, ऑक्जेलेट का कैल्शियम होता है। क्या होता है, कैल्शियम होता है। और आयरन पॉइजनिंग के अंदर डेस्फोर्मोक्जेमिन यूज किया जाता है। और साइनाइड पॉइजनिंग के अंदर हम अमाइल नाइट्रेट यूज करते हैं एंटीडोट के रूप में, एंटीडोट के रूप में। तो टोटल 7 लेक्चर हुए, जिसके अंदर हमने वेटनरी फार्मेसी के जितने भी मेन पॉइंट्स थे उनको कवर किया। आशा करता हूँ सभी को ये पसंद आया होगा। जितने भी मेन पॉइंट्स बनने थे कीमोथेरेपी से, इनके अंदर ही बन जाएंगे। इसको याद करने के लिए आपको 2-3 बार इसको ज़रूर से ज़रूर याद करना पड़ेगा कि पैडिस्ट्रा है, उससे किस चीज़ की टॉक्सिसिटी हो जाएगी। पैडिस्ट्रा के अंदर ऑक्जेलेट ज़्यादा होता है, ऑक्जेलेट ज़्यादा होगा तो उसको कम करने के लिए हम कैल्शियम का यूज करते हैं।